गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप। आज के इस लेक्चर में आप सबको हम फ्रेशर इंजीनियर के लिए कुछ टेक्निकल टर्म्स बताने वाले हैं, जिसकी जानकारी अगर आपके पास है तो आप कहीं भी किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर इजीली जॉब कर सकते हैं। हालांकि ये चीज़ें आप पढ़े होंगे, डिग्री कोर्स करते वक्त आपने इसको पढ़ा होगा। इसको हम आज पूरी अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि स्टीरअप में जो स्टील बार हम लगाते हैं स्टीरअप के लिए, उनका डायमीटर कितना होगा, या फिर टाइल्स में जो स्टील बार लगाते हैं उनका डायमीटर कितना होगा, एक स्टीरअप से लेकर दूसरे स्टीरअप के बीच का जो डिस्टेंस है कितना होगा, कॉलम में या फिर बीम में एक स्टील बार से लेकर दूसरे स्टील बार के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। साथ ही साथ हम जो कपलिंग जो करते हैं हम कॉलम को एक्सटेंड करने के लिए, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लैपिंग जॉइंट्स क्या है, कपलिंग क्या है, वेल्डिंग जो है कॉलम में हम कैसे करते हैं, इन सब की जानकारी आपको हम थ्योरिकली देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल पर आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और आपको लेक्चर मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में आपको हम कुछ टेक्निकल टर्म्स बताने वाले हैं जो फ्रेशर सिविल इंजीनियर के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप किसी भी कंपनी में कंस्ट्रक्शन साइट पर जॉब करना चाहते हैं तो आपको ये आना ही चाहिए। अगर आपको आएगा ये तो आसानी से आपको जॉब मिल जाएगा। हालांकि ये चीज़ें आप डिग्री कोर्स में ज़रूर पढ़े होंगे, लेकिन फिर से एक बार आपका हम रिविजन करा देते हैं। साथ ही साथ आपको जैसे हम बताएंगे कॉलम जॉइंट्स जो है टाई और स्टीरअप्स, उनके जो है कितने डायमीटर का बार उसमें लगाया जाता है, उनका डिस्टेंस एक स्टील बार से दूसरे स्टील बार के बीच का डिस्टेंस कॉलम में कितना होगा, कौन से फॉर्मूला इसके लिए यूज किए जाते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी आज के इस लेक्चर में आपको देने वाले हैं। तो लेक्चर को पूरा देखें और स्किप ना करें। तो सबसे पहले जो है आप यहां से देखते हैं सम टेक्निकल टर्म्स यूज फॉर फ्रेशर इंजीनियर के लिए। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपसे कहा था अभी कि हम ज्वाइंट्स के बारे में बात करेंगे, तो तीन तरह के ज्वाइंट्स होते हैं। ज्वाइंट्स का ये मतलब होता है कि कोई भी कॉलम आप जब बना रहे हैं तो 7 फीट से ज़्यादा उसकी हाइट आप देते हैं तो दिक्कत होने लगती है, इसलिए कॉलम को वहां से कट किया जाता है, ज्वाइंट्स करके फिर आगे की ओर ले जाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा लंबा अगर आप कॉलम खड़ा करेंगे तो वो सही सीधा स्ट्रेट नहीं रह पाएगा, उसमें दिक्कत होगी, उसको बैलेंस करने में दिक्कत होगी, क्योंकि जब तक कंक्रीट सेट नहीं करेगा तब तक उसको बांस के सहारे से बैलेंस करके उसको रखना होता है। इसीलिए जो है कॉलम की साइज को ज्यादा नहीं रखी जाती है। तो उसके लिए हम ज्वाइंट्स का यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसमें है कपलिंग, लैपिंग और वेल्डिंग। तीन तरह के जो है ज्वाइंट्स यूज किए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कपलिंग की। तो इसमें देख रहे हैं जैसा कि इमेज में ये मार्केट में अवेलेबल है, जितना डायमीटर का स्टील बार आप यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये अवेलेबल होते हैं। इसमें एक थ्रेड वाले होते हैं, एक बिना थ्रेड वाले होते हैं। एक होता है ऐसा ही कपलिंग कर लिया कि नीचे फिक्स किया गया, एक ऊपर फिक्स कर दिया गया, एक होता है इसको थ्रेड वाला। तो हाई राइज बिल्डिंग में इनका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक है, इनको किसी साइट पर जब ये होगा तो आपको हम इसको वहां की वीडियो वहां के आपको दिखा देंगे। तो ये समझ गए होंगे कपलिंग ऐसे किया जाता है। इसका सेक्शन भी यहां मैंने बनाया है, और देखने में ये कैसे जब इनको ज्वाइंट्स हो जाते हैं तो कैसे लगते हैं, देखने में ऐसे लगते हैं। दूसरा हम लैपिंग से पहले बात कर लेते हैं वेल्डिंग की, चूंकि लैपिंग में कुछ रूल्स है वो आपको हम बताएंगे। तो वेल्डिंग की बात करें तो वेल्डिंग उसी छड़ में उसी सरिया में किया जाता है जो वेल्ड लायक हो। जैसे आप मार्केट में जाएंगे तो FE 500D अवेलेबल है। इसको आप इजिली इस स्टील बार को चाहे किसी भी ब्रांड या कंपनी का हो, उससे मतलब नहीं है, चाहे अगर 500D अगर है FE 500D तो उसको आप वेल्ड के लिए, या और भी बहुत सारे स्टील बार हैं मार्केट में अवेलेबल हैं जो इनको वेल्डिंग किया जाता है। लेकिन इनका यूज, वेल्डिंग का यूज जो है ज्यादातर मैंने देखा है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं होता है, कम से कम होता है। सबसे ज्यादा कपलिंग और लैपिंग का यूज किया जाता है। लैपिंग का मतलब सीधा सा होता है बार को ओवरलैप कर देना। जैसे यहां पर आपका कॉलम खत्म हो गया, यहां से कॉलम को ऊपर ले जाना है, या बीम खत्म हो गया, बीम को ऊपर ले जाना है, आगे एक्सटेंड करना है। छड़ खत्म हो गया, छड़ की एक फिक्स लेंथ होती है, आपको मालूम है। कोई छड़ 40 फीट या उससे थोड़ा ज्यादा होता है, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम बताएंगे। तो उससे अगर बड़ा मान लिया बीम बना रहे हैं, उससे बड़ा बीम होगा तो फिर उसको लैप कैसे करेंगे। ठीक है, दो तरह का लोड आपको पढ़े होंगे। लोड में एक जो है टेंशन होता है, एक कंप्रेसिव होता है। दो तरह का लोड आपको आते हैं। तो अगर बात करते हैं हम जो है लैपिंग की, तो लैपिंग हम कैसे करेंगे ये आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले तो जो है स्ट्रेट लेंथ ऑफ लैपिंग के लिए आप क्या है, शैल नॉट बी लेस देन 15D या 20 सेंटीमीटर। माने जितने डायमीटर का बार आप स्टील बार यूज कर रहे हैं उतना इंटू 15।
जो निकलेगा उससे कम हम नहीं ले सकते हैं लैपिंग के लिए, और या फिर 20 सेंटीमीटर ले लेंगे, जैसे यहां देख रहे हैं तो यहां से हमने 20 सेंटीमीटर लिया और लैप कर दिया, ये करेंगे। दूसरा, अगर लैपिंग लेंथ फॉर M20 कंक्रीट के लिए आपको है तो जनरली जो लैप होता है हमारा 50D होता है, यानी जो डायमीटर का स्टील बार यूज कर रहे हैं उतना इंटू 50 कर देंगे, तो ये उतना जितना निकलेगा उतना हम ओवरलैप कर देंगे। या फिर कॉलम के लिए अलग होता है 45D है, बीम्स के लिए 60D है और स्लैब के लिए 60D। आप चाहें तो 50D का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह यहां देखिएगा लैपिंग का एग्जांपल मैंने दिया है लैपिंग के लिए, तो यहां पर हमने मान लेते हैं कि देख रहे हैं जैसा कि स्टील बार आप देख पा रहे हैं, तो 50D हमने इसको लिया है, 50D लिया है, लैप कितना किया 50D, तो 25 mm का अगर हम स्टील बार यूज कर रहे हैं तो 50 × 25 तो आया 1250 mm, तो 1250 mm हमने यहां पर ले लिया है। तो ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर के आसपास हो गया ये, या फिर जनरली 20 सेंटीमीटर ले सकते हैं। तो लैपिंग आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो लैपिंग में कभी भी हमको सेफ करके चलना है, कभी भी जो इंडियन स्टैंडर्ड कहता है उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा हो जाए बट उससे कम नहीं होना चाहिए, यह हमेशा ध्यान में रखना है जो आप साइट पर काम करा रहे हो। तो अब हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉलम में कितने डायमीटर के जो है स्टीरअप प्रोवाइड किए जाते हैं, उनके स्पेस क्या होता है ये है, ठीक है। मतलब एक स्टीरअप से लेकर दूसरे स्टीरअप या एक जो है टाइज से लेकर दूसरे टाइज के बीच में कितना डिस्टेंस होता है और उनका डायमीटर कितने का होगा, ये हम देखेंगे। दूसरा देखें मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टीरअप के बीच मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तीसरा देखेंगे मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 बार्स इन कॉलम एंड बीम्स, अगर कॉलम और बीम्स अगर हैं तो यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो एक बार से लेकर दूसरे बार के बीच का डिस्टेंस मिनिमम कितना होना चाहिए, कितना हम रखते हैं, ठीक है। ये हम चीजें अभी हम यहाँ पर जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो नोट्स में एक चीज हमने यहाँ लिख दिया, इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है, आप कंफ्यूज कर जाते हैं कि टाइज और स्टीरअप में फर्क क्या है। देखिए जो कॉलम में लगे होते हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टीरअप, तो ये कॉलम में लगे रहेंगे, वो क्या कहलाएंगे, देखिए टाइज आर टिपिकल कंपैरिजन मेंबर लाइक कॉलम्स, तो जो कॉलम में लगे होते हैं वो क्या कहलाएंगे, आपको टाइज कहलाएंगे, टाई कहलाएंगे ये, ठीक है। और अगर यही बीम में लगे हैं यहाँ जैसा कि देख पा रहे हैं इमेज में आप, तो बीम में लगे हैं तो ये क्या कहलाएंगे, स्टीरअप कहलाएंगे। पहले तो ये समझ लीजिए कि इंटरव्यू में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टीरअप और टाइज के बीच में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, समझ गए। अब हम बात करते हैं इसकी डाया की, तो कैसे दो तरह से हम इसको निकालते हैं। एक तो मेरा इंडियन स्टैंडर्ड में दिया हुआ है 6 mm है, या फिर 1/4 इंटू लॉन्गिट्यूडनल बार ऑफ डाया, ठीक है। दोनों में से कोई एक ले लेते हैं और प्रैक्टिकली क्या लेते हैं ये भी आपको हम बताएंगे। तो क्या किया 1/4 देखिएगा 20 × 20 तो ये 5 mm आया, ठीक है। तो डाया अगर स्टीरअप की बात करते हैं तो कितना आया 5 mm 6 mm फॉर्मूला में इंडियन स्टैंडर्ड के कोड में दिया हुआ है, दो तरह से इसको देखते हैं। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली ये भी लेना है, ऐसा नहीं कि इंडियन स्टैंडर्ड को छोड़ नहीं देना है, इसको भी हम यूज करते हैं, लेकिन इसको डीपली आपको देखना होगा कि कौन कहाँ यूज करते हैं ये बताएंगे आपको, लेकिन ये भी लेना है। लेकिन यहाँ साथ ही साथ हम प्रैक्टिकली आप जानते हैं कि 8 mm से कम का हम नहीं लेते हैं, तो हम क्या ले लेंगे, ऐसे केस में हम 8 mm का ले लेंगे। 8 mm से ये कम आ रहा है तो इसमें हम 8 mm ले लेंगे, ठीक है। तो डाया ऑफ टाई कितना लिया हमने, 8 mm यहां ले लिया। अब देखिएगा स्पेसिंग ऑफ टाई बीम्स के लिए क्या है, तो देखिए 3 तरह से इसको हम देखते हैं। लेटरल डायमेंशन लिस्ट जो होगा मेरा वो ले लेंगे, या फिर 20 इंटू जो डाया आपका होगा लॉन्गिट्यूडनल बार का वो ले लेंगे, या फिर 300 mm ले लेंगे, ठीक है। ये थंब रूल्स है, आप पढ़े होंगे डिग्री कोर्स में, इसको जरूर आप पढ़े होंगे। तो पहले क्या मतलब हुआ, देखिएगा यहाँ क्या देखते हैं, लेटरल डायमेंशन लिस्ट, तो इसमें लिस्ट जो डायमेंशन होगा जो छोटा होगा उसको ले लेते हैं। तब क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या देख रहे हैं अभी, स्पेसिंग ऑफ टाई बीम्स, माने टाई बीम का स्पेस कितना होगा, एक टाई बीम से लेकर दूसरे टाइम के बीच में का जो स्पेस है वो कितना होगा। तो लिस्ट कितना है 269 है, सॉरी 269 है, तो ये हम या तो 269 ले लेंगे, ठीक है। या फिर हम क्या करेंगे, जितना डाया का बार, जैसे 20 mm का अगर यूज हो रहा है तो 20 × 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपको 400 mm हो जाएगा। 20 × 20 हमने किया तो कितना हो गया, ये 400 mm हो जाएगा। या फिर दिया रहता है 300 mm, तो 300 mm, इन तीनों में से हम क्या लेंगे। तो ये ध्यान रहे कि जो निकल रहा है ये हम लेते हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग वगैरह में लेते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकली हम देखें, इन प्रैक्टिकल, तो हम क्या करते हैं, एक जो है टाइज से दूसरे टाइज के बीच का डिस्टेंस जो होता है, मतलब 1 2 3 ऐसे जो होता है, उसका 150 से लेकर 200 mm हम लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ इतना समझ गए होंगे, यहाँ पर 200 तक लेते हैं,
चाहे तो हम जो है छोटी बिल्डिंग है या एसेंशियल बिल्डिंग हमारी है तो उसमें 300 mm भी जो फॉर्मूला कह रहा है उसके अकॉर्डिंग भी हम जा सकते हैं, लेकिन इसमें से जो सबसे कम होगा वो लेंगे। सबसे कम क्या है मेरा, देखिएगा ये कर या तो 400 आया मेरा, लीस्ट डायमेंशन क्या तो 269 आया, ऐसे कितना आया 300, तो हम कितना ले लेंगे 269 ही हम यहाँ ले लेंगे, या फिर 150 से लेकर 200 mm के बीच का हम लेंगे। तो जो भी हाई राइज बिल्डिंग है, जो मजबूत कंस्ट्रक्शन बनते हैं वहां पर 150 से लेकर 200 mm के बीच हम लेते हैं। अब बात करते हैं डाया ऑफ बार ऑफ, अब हम बात करते हैं तीसरा में मेरा क्या था, इसको हमको देखते हैं। तो हम तीसरा क्या था मेरा, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू बार्स इन कॉलम एंड बीम्स। तो कॉलम एंड बीम्स में एक बार से लेकर दूसरे बार का, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां से यहां तक या यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो ये कॉलम के लिए अलग है और बीम के लिए अलग है। आपको फॉर्मूला के माध्यम से इंडियन स्टैंडर्ड क्या कहता है उसके माध्यम से आपको हम यहां समझा देते हैं। तो डाया बार ऑफ डाया इक्वल फॉर बीम, बीम के लिए क्या होगा कि जो डाया का बार होगा, जितना डायमीटर का आप स्टील बार यहाँ यूज कर रहे हैं उतना ही डिस्टेंस ले लेंगे। सपोज कीजिए कि आप यहाँ 20 mm का स्टील बार यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 20 mm होगा, 20 mm होगा, मतलब यहाँ से यहाँ भी 20 mm और यहाँ से यहाँ भी 20 mm। जैसे यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm, या तो हम ऐसे करेंगे या फिर 5 mm मोर देन द मिक्स साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट। तो जो एग्रीगेट आप यूज कर रहे हैं, जैसे जो देख रहे हैं यहाँ, ये जो एग्रीगेट आप यहाँ यूज कर रहे हैं कोर्स एग्रीगेट, उस एग्रीगेट से कितना लेंगे 5 ज्यादा लेंगे। तो एग्रीगेट अगर आप सपोज कीजिए कि मान लेते हैं एग्रीगेट आप यूज कर रहे हैं 25 mm का, तो कितना ले लेंगे 30 ले लेंगे। अगर 20 mm का एग्रीगेट यूज कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 25 ले लेंगे। तो ये कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि या तो हम जो है डाया ऑफ जो है लार्ज बार ऑफ डाया इन देन इक्वल, पहला समझ गया डायमीटर ऑफ बार ऑफ डाया इक्वल फॉर बीम। तो बीम के लिए क्या किया, जो सबसे ज्यादा डायमीटर का बार था उसको हमने ले लिया। दूसरा है डाया ऑफ लार्ज बार ऑफ द डिस्टेंस देन इक्वल। सपोज कीजिए कि यहाँ 20 mm है, 20 mm है, 20 mm है, फिर 16 mm है, 20 mm है, दोनों मिक्स है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, जो ज्यादा होगा, जैसे 20 mm ज्यादा है 16 कम है, तो हम 20 mm को यहाँ लेंगे। तीसरे में आपको बता ही दिया कि जो है एग्रीगेट जितना साइज का यूज करें उससे 5 ज्यादा ले लेंगे। समझ गए, ये बीम के लिए आपका हो गया। कॉलम के लिए क्या है, या तो हम 15 mm लेंगे, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, एक बार से लेकर दूसरे बार का डिस्टेंस कितना लेंगे 15 mm लेंगे, या फिर 2/3 इंटू मैक्स साइज ऑफ एग्रीगेट, या फिर जो मैक्सिमम साइज का जो एग्रीगेट हम यूज कर रहे हैं उसका ले लेंगे, ठीक है। या फिर मैक्सिमम साइज ऑफ बार जो होता है वो ले लेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि 20 mm का बार ले रहे हैं तो सेम इसमें भी वही होगा 20 mm, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से आप 20 mm कर लेंगे, या फिर कितना ले लेंगे 15 mm ले लेंगे। या फिर जो बार जिसे यूज कर रहे हैं 2/3 इंटू, अगर 25 mm का हम जो है अगर जो एग्रीगेट यूज कर रहे हैं तो आप 16.66 mm आएगा। ठीक है, मैक्स साइज, कभी भी हम इसमें का मैक्सिमम साइज इसमें का अगर होगा तो हम इसमें मैक्सिमम साइज लेंगे। मैक्सिमम साइज मेरा क्या बनता है आपका यहाँ पर 20 mm, तो 20 mm हम ले लेंगे। तो ये रूल्स थे जो आपको मैंने बता दिए हैं स्टीरअप के लिए, टाइल्स के लिए, और एक बार से लेकर दूसरे बार के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। कॉलम को में जो है लैपिंग क्या है, कपलिंग क्या है, वेल्डिंग क्या है, मैंने वो भी आपको यहाँ पर बता दिया। सिविल इंजीनियर को एक और चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ड्राइंग पढ़ने आना चाहिए। तो इसके बाद हम एक लेक्चर लेकर आएंगे जिसमें आपको हम ड्राइंग को पढ़ना सिखाएंगे कि ड्राइंग को आखिर रीड कैसे करते हैं। अगर आप ड्रॉट्समैन है तो आप ड्राइंग को बनाते हैं, फिर उसको समझ के बनाते हैं, फिर इंजीनियर उसको रीड करके उसके अकॉर्डिंग काम करवाते हैं। तो वो लेक्चर जल्दी आपको लेकर हम यहाँ आने वाले हैं। समझ लीजिएगा, बार का जो डिस्टेंस है कॉलम के लिए अलग है और बीम के लिए अलग है, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करके आपको समझा दिया है। अपने स्क्रीन पर एक ड्राइंग आप देख रहे हैं, तो इसको कैसे पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इस पर हम बताने वाले हैं। जैसे ये आइसोलेटेड कॉलम है तो ये बना हुआ है, इस पूरा डिस्क्रिप्शन इसमें ड्रॉट्समैन द्वारा लिखा जाता है। टोटल चीज़ें की जानकारी इंजीनियर के जो है देख रेख में ये तैयार की जाती है। तैयार करने के बाद फिर ये आप तक पहुंचता है और इसको आपके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग ही आपको इस पर काम कराना होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्लॉट का एक्सरसाइज है, इसमें इंडिकेट किए गए BCDEFGH कैसे 1 2 3 4 5, इसको कैसे पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या होता है, शेड्यूल ऑफ ओपनिंग को कैसे मेंशन करते हैं। तो ये ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं इस पर स्पेशली एक लेक्चर हम लेकर आएंगे। यहाँ पर अगर हम इस पर बात करेंगे तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं अगर आप वो चीज़ें आपको जानते हैं तो इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं और इजिली आपको किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम मिल सकता है। तो हम आशा करते हैं कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे।
हमने क्लियरली आपको यहाँ पर इसको सब चीज़ों को समझाने की कोशिश की है और आई होप हम आशा करते हैं कि आपको किसी तरह की कन्फ्यूजन इसके अंदर नहीं होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन होता है, अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कीजिए, इस पर वापस हम आपके लिए फिर से, अगर ज़्यादा कमेंट्स मेरे पास आएंगे तो फिर से आपके लिए हम वापस इस पर लेक्चर लेकर आएंगे। जहाँ कोई दिक्कत है आपको वहाँ से फिर से हम कोशिश करेंगे कि और अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन कर पाएँ। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सही तरीके से इन चीज़ों को समझा पाएँ। तो अगर आप एक फ्रेशर इंजीनियर हैं तो आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, तब जाके आपको काम आसानी से मिलेगा। ये चीज़ें नहीं कि आप नहीं पढ़े होंगे, लेकिन उस वक्त पढ़ते वक्त आपने ध्यान इन चीज़ों पर दिया या नहीं दिया होगा, ये तो आप लेक्चर देखने के बाद आपको समझ आ ही जाएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसीलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि अगर अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल पर आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और आपको ये लेक्चर मिस ना करें। और लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें कि उनको भी फ़ायदा हो। शिकायत या सुझाव के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। तो जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में। और एक और चीज़ आपसे कहना चाहेंगे कि कहीं कोई लिखने में अगर मिस्टेक हो जाता है तो प्लीज़ पैनिक ना हो, कमेंट करके मुझे बताएं, हम उसको तुरंत सही करेंगे और आपका आभार आपके प्रति व्यक्त करेंगे कि आपने उसको देख के समझाया, क्योंकि हम भी इंसान हैं, आप समझ सकते हैं, गलती हमसे भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, डेट्स ऑल, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।